श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 80। गिलासों का खेल। 18वां। एक कांच का पारदर्शी गिलास लीजिए। इसमें कोई चीज रखकर दर्शकों को दिखाइए। दर्शकों में से कुछ दूसरी चीज बताएंगे। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि गिलास में फूल रखे हैं, तो कुछ बताएंगे कि कोयले भरे हुए हैं। भेद एक है। कांच का एक गिलास लेकर उसकी बीच की चौड़ाई के बराबर दर्पण के टुकड़े कटवाकर इस प्रकार फिट कर दिए जाते हैं कि दोनों दर्पणों का मुंह दो तरफ रहे। इस गिलास को दर्शकों को दिखाया जाए तो बीच का पर्दा मालूम नहीं पड़ता। दोनों ओर दो चीजें रख दी जाती हैं। गिलास को जरा मोड़ कर एक ओर दिखाया जाए तो एक तरफ रखी हुई वस्तु ही दिखाई पड़ती है, दूसरी तरफ मोड़कर दिखाने से दूसरी वस्तु दिखाई पड़ती है। इस गिलास में सैकड़ों किस्म की दो दो चीजें बदल कर दिखाई जा सकती हैं और घंटों दर्शकों का मनोरंजन किया जा सकता है। 19वां। एक कांच का छोटा सा गिलास बिल्कुल खाली लोगों को दिखाइए। इसमें 1 रुपया डाल दीजिए। अब लोगों से कहिए कि रुपया ऊपर उड़ाया जा रहा है। गिलास में से रुपया निकालकर हाथ में छिपाइए। लोग कहेंगे कि रुपया आपने इस हाथ में छिपा लिया है। उस पर आप गिलास को हिलाकर दिखाइए। उसमें रुपए की आवाज़ होगी। फिर लोगों को उस गिलास को दिखाइए। उसमें कुछ नहीं होगा, पर हिलाने से हर बार रुपया खनकने की आवाज़ होगी। गिलास में रुपए की आवाज़ होने पर दिखाई ना देना दर्शकों को हैरत में डाल देगा। भेद यह है कि छोटे गिलास की भीतरी पेंदी के बराबर एक कांच का गोल टुकड़ा बनवाकर डाले रहते हैं। इस गिलास को ऊपर से देखने से उसमें कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। अंदर पेंसिल डालकर उल्टा कर देने पर कोई चीज़ नहीं गिरती। इस प्रकार दर्शक उसके खाली होने का विश्वास कर लेते हैं। जब इस गिलास को हिलाया जाता है तो वह कांच का गोल टुकड़ा खड़खड़ाता है और ऐसा मालूम पड़ता है मानो रुपया खड़क रहा है। इस गिलास को ज़रा पानी से तर कर लेते हैं, जिससे गिलास उल्टा करके दिखाने पर भी पेंदे में पड़ा हुआ कांच का गोल टुकड़ा उसी में चिपका रह जाता है, गिरता नहीं। 20वां। एक कांच के गिलास में काली स्याही पोतकर ले जाइए और चम्मच में निकाल निकाल कर लोगों को दिखाइए। इसके बाद दर्शकों से कहिए कि आप लोग होशियार बैठें, मुझे होली खेलनी है। इस स्याही को आप लोगों के ऊपर फेंकूंगा। थोड़ी देर बाद उस गिलास को दर्शकों की ओर फेंकिए। स्याही की बजाय बढ़िया फूल गिरेंगे। इस खेल के लिए 2 कांच के गिलास तैयार किए जाते हैं। एक गिलास में काली स्याही पानी में घोलकर रखते हैं। दूसरे में मोटा काला कपड़ा लेकर गिलास के भीतर आ सकने लायक ठीक नाप का एक खोल बना लेते हैं। उस खोल को कांच में भीतर फिट करके फूल भर देते हैं। दोनों गिलासों को काले रुमाल से ढककर मेज पर बराबर बराबर रख देते हैं। फूल वाले गिलास का काला रुमाल एक कोने पर आलपिन या सुई डोरे से टांका होता है। पहली बार स्याही वाला गिलास लेकर जादूगर निकलता है और चम्मच से निकाल निकाल कर सबको स्याही दिखा आता है। अब उसे लौटकर मेज पर रख देता है और एक आध बात इधर उधर की कहने लगता है। इसके बाद गिलास उठाता है। उठाने में यह चालाकी की जाती है कि पहले की बजाय दूसरा गिलास उठा लिया जाता है। चूंकि उसके भीतर काला कपड़ा लगा होता है, इसलिए उनको संदेह नहीं होता कि गिलास बदल गया है। अब जादूगर रुमाल पकड़कर गिलास के पानी को दर्शकों की ओर फेंकता है, पर स्याही के स्थान पर फूल बरसते हैं, क्योंकि उस गिलास में पहले से ही फूल रखे हुए थे। 21वां। एक कांच के गिलास में लाल रंग भर लिया जाता है और जादूगर कहता है कि पहली बार तो स्याही की जगह फूल बरसे थे, अब की बार ऐसा ना होगा। जिसके अच्छे कपड़े होंगे वह इस रंग से रंगे जाएंगे। यह कहकर जादूगर एक चक्कर लगाता है और देखता है कि बढ़िया कपड़े किसके हैं। उसी के ऊपर रंग उड़ेल देता है। कपड़े बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं। कपड़े वाला नाराज होने लगता है। तब जादूगर कपड़ों पर फूंक मारता है और रंग गायब हो जाता है। कपड़े जैसे कि तैसे हो जाते हैं। यह रंग खास किस्म से तैयार किया जाता है। द्रव अमोनिया और फिनाफिथलीन नामक अंग्रेजी दवाओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिला देने से पानी का रंग सुर्ख हो जाता है। थोड़ी देर में हवा लगते ही वह रंग उड़ जाता है। इसे बेच बेचकर दुकानदार खूब लाभ उठाते हैं। 22वां।
एक कांच के गिलास में सबके सामने सादा पानी भरिए। सब प्रकार विश्वास करा दीजिए कि इसमें कोई खास बात नहीं है। अब इस गिलास को उल्टा कर दीजिए, पानी बिल्कुल ना फैलेगा। इस खेल के लिए शराब पीने के कांच की प्यालियां सबसे अच्छी रहती हैं। उनके तले के ठीक बराबर सेलोलाइट, गटापार्चा या अभ्रक का गोल टुकड़ा काट लिया जाता है। इस टुकड़े को पानी में डुबोकर पेंदे से लगा दिया जाता है। इससे वह ठीक तरह चिपका रहता है, गिरता नहीं। जब प्याली को उलटना होता है तब पेंदे में लगे हुए गोल टुकड़े को हथेली के सहारे हटाकर प्याली के मुंह पर लगा देते हैं और उसे उल्टा कर देते हैं। वह टुकड़ा मुंह पर चिपक जाता है और पानी नहीं फैलता। 23वां, एक कांच के गिलास को मुंह तक लकड़ी के बुरादे से भरा हुआ दिखाइए। थोड़ी देर में यह बुरादा मिठाई बन जाएगा। इस खेल के लिए कांच के गिलास के भीतर फिट होने योग्य टीन का बिना पेंदे का गिलास जैसा ही एक खोल बनाया जाता है और उसका ऊपर का मुंह टीन से ही बंद बनवाया जाता है। इस टीन के खोल के बाहर सब ओर सरेस पोतकर उस पर लकड़ी का बुरादा चिपका दिया जाता है, जिससे गिलास ऊपर मुंह तक भरा हुआ मालूम दे। टीन के पोले खोल के अंदर मिठाई भर दी जाती है। इस प्रकार बने हुए गिलास को दर्शकों को दिखाया जाता है तो यह समझा जाता है कि कांच के सारे गिलास में लकड़ी का बुरादा भरा हुआ है। एक टीन या कार्ड का एक ऐसा खोल बनाया जाता है जो इस गिलास के ऊपर पूरी तरह ढक्कन की तरह आ जाए। इस ढक्कन को खाली दिखाकर उससे गिलास को ढक देते हैं। कुछ देर बाद इस ढक्कन को जरा दबाकर इस प्रकार उठाते हैं कि गिलास के भीतर लगा हुआ टीन का पोला खोल उस ढक्कन के साथ ही खिंचा चला आता है और गिलास में केवल मिठाई रह जाती है। 24वां, 2 खाली गिलास मेज पर रखे जाते हैं। सिगरेट पीकर उसका धुआं आकाश में फूंक दिया जाता है। दर्शकों से कहते हैं कि यह आकाश में उड़ता हुआ धुआं मेरा कहना मानता है। जहाँ कहता हूँ वहाँ चला जाता है। देखिए, अब इस धुएं को एक गिलास से बंद किया जाता है, फिर एक गिलास से दूसरे में भेजा जाएगा। इस कथन को अक्षरशः चरितार्थ होते देखकर दर्शक बहुत आश्चर्य करते हैं। रहस्य यह है कि गिलास के भीतर चारों ओर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोत दिया जाता है और गिलास ढकने की तश्तरी में लिक्विड अमोनिया पोत दिया जाता है। तश्तरी गिलास पर ऊपर को मुंह करके रखी रहने देते हैं। जब गिलास में धुआं पैदा करना होता है तो तश्तरी को उलटकर गिलास पर रख देते हैं। दोनों दवाओं का आमना सामना होने पर धुआं पैदा होने लगता है। ढक्कन रखा होने के कारण गिलास में धुआं खूब भर जाता है। जब इस गिलास का धुआं दूसरे गिलास में भेजना होता है तो धुएं वाले गिलास का मुंह खोल देते हैं। उसका धुआं निकल जाता है। दूसरे गिलास के ऊपर की तश्तरी उल्टी करके रखते ही उसमें भी धुआं पैदा होने लगता है। सिगरेट का, पहले गिलास का व दूसरे गिलास का, यह तीनों ही धुएं अलग अलग हैं, पर दर्शक समझते हैं कि एक ही धुआं इधर से उधर जा रहा है। 25वां, पीतल के 2 सादा गिलास लेते हैं। एक को एक हाथ में पकड़ते हैं, दूसरे को ऊपर से उस गिलास के बीच में गिराते हैं। ऊपर वाला गिलास नीचे के गिलास के पेंदे को पार करके नीचे निकल जाता है। इस खेल में देखने वालों को दृष्टि भ्रम होता है। पीतल के छोटे 2.5 इंच के गिलास बाजार में बिकते हैं। वे इस खेल के लिए अधिक उपयुक्त रहते हैं। गिलास को इस प्रकार पकड़ते हैं कि मध्यम उंगली का पोरुआ और तर्जनी के सहारे से गोलाई में आधा गिलास के किनारे से सटा रहे और आधा ऊपर रहे। जब दूसरे गिलास को ऊपर से छोड़ते हैं और जब नीचे के गिलास में ऊपर का गिलास पहुंच जाता है तो तुरंत ही जादूगर उंगली और अंगूठे का नीचे वाला हिस्सा ढीला करके ऊपर के गिलास का किनारा दबा देता है। फलस्वरूप नीचे वाला गिलास टपक पड़ता है और ऊपर का हाथ में रह जाता है। यह क्रिया इतनी जल्दी में होती है कि देखने वाले उसे समझ नहीं पाते। उन्हें यही लगता है कि ऊपर वाला गिलास नीचे के गिलास का पेंदा पार करके नीचे गिरता है। जल्दी जल्दी कई बार इस खेल को दोहराने से दर्शकों को बड़ा आनंद आता है। बिना सामान के हो सकने वाले खेल। 26वां, एक साबुत केला दिखाकर लोगों से पूछा जाता है कि इसके गूदे को कितने टुकड़े में काट दिया जाए। लोग जितने टुकड़ों में काटने को कहते हैं
छिलका उतरने पर उसके उतने ही टुकड़े निकलते हैं। तरीका यह है कि जितनी जगह से जहाँ जहाँ केले को काटना हो वहाँ सुई चुभाकर भीतर ही भीतर चारों ओर घुमा दिया जाता है। गूदा कट जाता है और केला साबुत बना रहता है। सुई का छेद अपने आप बंद हो जाता है, वह दिखाई नहीं पड़ता। 27वां, एक पैसा या रुपया किसी से लेकर हथेली पर रखिए। आवाज देते ही वह रुपया चलना शुरू कर देगा। हथेली पर से पहुँचे पर होता हुआ रुपया कोहनी तक पहुँचेगा और ऊपर कंधे की तरफ बढ़ेगा। जादूगर तब इसे दूसरे हाथ पर ले लेता है, फिर भी वह दौड़ता रहता है। कंधे के पास पहुँचने पर उसे फिर दूसरे हाथ पर लेना पड़ता है। इसी प्रकार बार बार हाथ बदलना पड़ता है। जब तक जादूगर चाहे तब तक रुपया दौड़ता रहता है। उसकी आज्ञा अनुसार रुपए की चाल धीमी तेज भी हो जाती है। इस खेल के लिए काले कपड़े पहनने पड़ते हैं। कमीज या कोट के बटन वाले छेद में एक काले रंग का बहुत पतला रेशमी डोरा या मनुष्य के सिर का लंबा बाल लेकर उसका एक छोर बांध देते हैं। दूसरे छोर में अलकतरा में राख मिलाकर उसकी छोटी गोली लगा देते हैं। रुपया लेकर जब चलाने का समय आता है तो अलकतरा की गोली को हथेली पर रखकर उस पर रुपए की पीठ चिपका देते हैं। अब हाथ को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। रुपया जहाँ का तहाँ रहता है। डोरे या बाल से खिंचा रहने के कारण वह हाथ के साथ साथ आगे नहीं चलता। हाथ चलता है, रुपया नहीं चलता। पर दर्शकों को ऐसा मालूम पड़ता है कि रुपया चल रहा है। हाथ बहुत आगे बढ़ जाने पर रुपया कोहनी तक पहुंच जाता है और तब उसे दूसरे हाथ पर रख लेते हैं। 28वां, जादूगर हवा में हाथ मारकर एक रुपया मंगाता है। दूसरे हाथ में एक डब्बा पकड़े रहता है। मंगाए हुए रुपये को डब्बे में छोड़ता है। इसी प्रकार हवा में हाथ मारकर अनेक रुपए मांगता है और डब्बे में छोड़ता जाता है। 1-2 दर्जन रुपए जमा हो जाने पर डिब्बे को पलटकर दर्शकों को दिखाता है। लोग बहुत अचंभा मानते हैं। बाएं हाथ की हथेली में 20-25 रुपए की गड्डी दबाकर डिब्बे को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा, जो डिब्बे में बाहर रहता है, और हथेली तथा उंगलियां भीतर चली जाती हैं। दाएं हाथ की हथेली में एक रुपया दबा रहता है। हवा में दाएं हाथ को झड़क कर इस प्रकार का भाव बनाते हैं मानो ऊपर आकाश में से रुपया प्राप्त किया गया हो। हथेली में छुपे हुए रुपए के डिब्बे में डालने की क्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस समय रुपए को तो फिर हथेली में छिपा लेते हैं और झूठ मूठ हाथ का इशारा डिब्बे की तरफ कर देते हैं। इसी समय बाएं हाथ की हथेली में छिपे हुए रुपयों में से एक रुपया डिब्बे में खिसका देते हैं। उसी समय में दाएं हाथ द्वारा रुपए को डिब्बे में डालने का इशारा होना और उसी समय डिब्बे में रुपया गिरने की आवाज़ होना, यह दोनों बात एक ही साथ होने से दर्शकों को पूरा विश्वास हो जाता है कि दाएं हाथ वाला रुपया ही गिरा है। जब तक बाएं हाथ की हथेली में छिपे हुए रुपए एक एक करके सब डिब्बे में गिर नहीं जाते, तब तक दाएं हाथ को हवा में मारकर हथेली में छिपे रुपयों को दिखाकर बार बार रुपए बनाता रहता है। 29वां, एक हाथ में उपर्युक्त प्रकार से डिब्बा लेकर दूसरे हाथ से सिगरेट हवा में मंगाते हैं और डिब्बे में डालते जाते हैं। बहुत सी सिगरेट जमा हो जाने पर दर्शकों को दिखाते हैं। यह खेल सब प्रकार से उपर्युक्त रुपए वाले खेल की तरह है, पर अंतर यह है कि उसमें हथेली में रुपया छिपाना पड़ता है, इसमें सिगरेट छिपाने का स्थान दूसरा है। सितार बजाने के लिए उंगली में एक तार का छल्ला सा पहना जाता है। इसी प्रकार एक बहुत बारीक छल्ला बीच की उंगली के नाप का तैयार करते हैं। उस छल्ले के पीछे भाग में एक सिगरेट फंसा लेने योग्य एक खांचा बना देते हैं। छल्ले को बीच की उंगली के ऊपर वाले पूर्वे में पहन लेते हैं और सिगरेट उंगली के पीछे छिपी रहती है। दर्शकों को उंगली चौड़ाकर पूरी हथेली साफ दिखा देते हैं। हवा में हाथ मारकर मुट्ठी बंद कर देते हैं। उंगली या पोरुवा मोड़ते ही सिगरेट ऊपर की ओर तनकर खड़ी हो जाती है। इस डिब्बे में डालने का बहाना करते हैं, साथ ही उंगली खड़ी कर देते हैं, जिससे वह सिगरेट पुनः उंगली के पीछे छिप जाती है। इस प्रकार इस क्रिया को बार बार दोहराकर बहुत सी सिगरेटें बुलाते और डिब्बे में डालते जाते हैं। जब बाएं हाथ में छिपी हुई सब सिगरेटें खत्म हो जाती हैं, तो डिब्बा उलटकर दर्शकों के आगे उनका ढेर लगा देते हैं। 30वां,
दर्जी लोग लोहे की एक टोपी सी उंगली में सुई दबाने के लिए पहनते हैं। इस टोपी को जादूगर एक हाथ की उंगली में पहनता है, सबको दिखाता है। इशारा करते ही वह टोपी दूसरे हाथ की उंगली में पहुंचती है। फिर इशारा करने पर उस हाथ में से पहले हाथ की उंगली में आ जाती है। बार बार परिवर्तन होता है। दर्शकों का मनोरंजन होता है। असल में 2 टोपी होती है। तर्जनी उंगली खड़ी रहती है और शेष सब उंगली मुट्ठी बांधने की शक्ल में मुंदी रहती है। जादूगर जब एक हाथ से दूसरे हाथ में टोपी भेजने का इशारा करता है तो तर्जनी मोड़कर अन्य उंगलियां तथा अंगूठे की मोड़ के बीच में उस लोहे की टोपी को उतार देता है। दूसरे हाथ में उसी जगह दूसरी टोपी छिपी होती है, उसे दूसरे हाथ की तर्जनी में पहन लेता है। इस प्रकार वास्तव में एक उंगली की टोपी को जादूगर उतारता और दूसरे को पहनता रहता है, पर मालूम ऐसा पड़ता है मानो एक ही टोपी इस हाथ से उस हाथ में आती जाती है। 31वां, एक बेंत लेकर जादूगर उसके दोनों सिरे किसी आदमी के दोनों हाथों पकड़वाता है और बीच में रुमाल डाल देता है। अब एक अंगूठी लेकर जादूगर उसे बेंत पर फेंकने जैसी एक्टिंग करता है। दोनों सिरे पकड़े रहने पर भी अंगूठी बेंत के बीच में पहुंचती है और रुमाल हटाते ही बीच में पिरोई हुई दिखती है। जादूगर बेंत के सिरे को किसी के हाथ में पकड़वाते समय पहले ही उसमें अपनी अंगूठी पिरो लेता है। पहले तो उसे अपने हाथ के नीचे छिपाए रहता है, पीछे उसे रुमाल लपेट कर ढक देता है। रुमाल हटाते ही वह अंगूठी दिखने लगती है। छुरी का खेल। 32वां, एक छुरी लेकर दर्शकों को दिखाइए। थोड़ी देर उसे हवा में घुमाने पर उसकी नोक पर सुंदर फूल आकर गड़ जाएगा। यह छुरी अंग्रेजी उस्तरे की तरह पोली होती है। नीचे का भाग धार वाला होता है, पर ऊपर वाला भाग पोला होता है। उस पोले भाग की जड़ से लेकर नोक तक साइकिल के बाल ट्यूब की रबड़ डाल देते हैं। नोक के पास एक फूल इस रबड़ से बांध दिया जाता है। खेल दिखाते समय उस फूल को खींचकर पीछे ले जाते हैं। रबड़ तनकर बढ़ जाती है और फूल पीछे खिंच जाते हैं। फूल को जादूगर मुट्ठी में दबा लेता है। इस प्रकार वह दिखता नहीं, पर जब हवा में छुरी फिराते हैं तो मुट्ठी में लगे हुए फूल को ढीला कर देते हैं। रबड़ सिकुड़ जाती है और फूल छुरी की नोक पर जा पहुंचता है। 33वां, एक चाकू लेकर किसी मनुष्य के पेट पर रखते हैं और जोर से दबा देते हैं। चाकू पेट में घुस जाता है और खून निकलने लगता है, पर जब चाकू को पेट में से बाहर निकालते हैं तो कहीं भी घाव का निशान नहीं पड़ता। इस चाकू घुसेड़ने और निकालने में किसी को जरा भी कष्ट नहीं होता। इस खेल के लिए जो चाकू बनाया जाता है वह मुड़कर बंद नहीं होता, वरन खुला रहता है और उसकी नोक सपाट होती है। इसकी बेंटी पोली होती है और भीतर स्प्रिंग लगे होते हैं, जिनके दबाव के कारण चाकू का फल यथावत खड़ा रहता है, पर जब उसे पेट पर रखकर दबाते हैं तो चाकू का फल स्प्रिंगों को दबाता हुआ बेंटी में भीतर घुसने लगता है। फल का बेंटी में धंसना दर्शकों को ऐसा मालूम होता है मानो इतना भाग पेट में घुस गया हो। बेटी के भीतर लाल रंग में डुबाकर स्पंज रख दिया जाता है, जो स्प्रिंग का दबाव पाकर निचुड़ पड़ती है। यह रंग खून जैसा दिखाई पड़ता है। चाकू को पेट पर से हटाते ही स्प्रिंग के दबाव से फल बाहर निकल आता है। चूंकि चाकू पेट में घुसा ही ना था, इसलिए घाव होने या कष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं होता। 34वां, नाक, गर्दन, हाथ या किसी अन्य अंग से एक छुरी या तलवार मारी जाती है। तलवार का बीच का हिस्सा उस अंग में काफी गहरा घुस जाता है। इस प्रकार घुसी हुई तलवार को यूं ही अधर में लटकती छोड़ देते हैं। बिना किसी लाग लपेट के इस प्रकार स्पष्ट रूप से शरीर में घुसी तलवार देखकर दर्शक बहुत आश्चर्य करते हैं। इस खेल के लिए खांचेदार छुरी या तलवार बनाई जाती है। जिस अंग को कटा हुआ दिखाना है उसके ठीक नाप का एक खांचा छुरी के बीच के भाग में धार की ओर कर दिया जाता है। इस खांचे को उस अंग में फिट कर लेते हैं। बिना कमानी के चश्मे जिस प्रकार नाक में फिट हो जाते हैं और नीचे नहीं गिरते, उसी प्रकार यह छुरी भी उस अंग के साथ सटकर अटक जाती है और गिरती नहीं है। 35वां, एक चाकू लेकर उससे नींबू काटते हैं। नींबू में रस की बजाय खून निकलता है। चाकू को कटहल के दूध में तर करके सुखा लेते हैं।
कटहल के दूध और नींबू की खटाई का सम्मिश्रण होने पर रस का रंग लाल हो जाता है। लोग उसे खून समझते हैं। सामान के सहारे होने वाले खेल। 36वां, रुई ओटने की 2 बेलन वाली चरखी के समान एक लकड़ी की चरखी लेकर उसमें एक तरफ से सादा कागज लगाते हैं, दूसरी ओर से असली नोट छपा हुआ तैयार होकर निकलता है। कई सादे कागज लगाकर कई नोट तैयार करके दिखाए जा सकते हैं। इस चरखी के दोनों बेलनों के बीच एक लंबी कपड़े की पट्टी का एक सिरा एक चरखी के बेलन में बारीक चोंबों के सहारे जड़ दिया जाता है और दूसरा सिरा दूसरे बेलन में जड़ा होता है। पट्टी बेलनों से लिपटी रहती है। इस लपेट के परतों में पहले से ही नोट लपेट दिए जाते हैं। एक तरफ से जब सादे कागज लगाए जाते हैं तो वह पट्टी के परतों में भीतर चलते जाते हैं। दूसरी ओर से वह नोट बाहर निकलने लगते हैं जो पहले से ही परतों के अंदर भरे हुए थे। दर्शक समझते हैं कि चरखी जादू की बनी है जो तुरंत ही कागज को नोट बना देती है। इस खेल के लिए नए नोट लिए जाते हैं। 37वां, एक आर पार छेद का एक लकड़ी का गोला लेकर उसमें डोरी पिरो दी जाती है। डोरी का एक सिरा जमीन की ओर, दूसरा आसमान की ओर करके दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। जादूगर जब आज्ञा देता है तब गोला चलता है, जब रुकने को कहता है तो रुक जाता है। तेज और धीमी चाल भी वह गोला जादूगर के कहने पर चलता है। यह गोला विशेष रीति से बनाया जाता है। लकड़ी का एक सादा गोला बनवाकर उसे बीच में से चीरते हैं और भीतर की लकड़ी खोद खोद कर उसे पोला कर देते हैं। इसके आधे भाग में एक चोबा लगा देते हैं। डोरी आर पार डालने के लिए जहां छेद रखा गया है वहीं से एक डोरी निकालकर उस चोबे के नीचे डाली जाती है और दूसरी ओर के छेद में होकर उसे निकाल देते हैं। अब उस गोले के दोनों भाग सरेस में चिपका दिए जाते हैं और ऊपर रंग कर दिया जाता है जिससे कि उसका चिपका हुआ होना मालूम ना पड़े। डोरी छेद में सीधी आर पार गई हुई दिखाई पड़ती है पर वास्तव में वह चोबे की बगल में होकर तिरछी आती है। इसलिए जब डोरी को जरा सा कड़ा कर दिया जाए तो गोला रुक जाता है। जब थोड़ी सी ढील दी जाए तो नीचे चलने लगता है। जब अधिक ढील दी जाती है तो अधिक तेजी से चलता है और जब थोड़ी ढील दी जाती है तो धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। 38वां, एक दिया सलाई का बकस खोलकर जादूगर सबको दिखाता है। यह बिल्कुल खाली होता है पर जहां फूंक मारकर दोबारा दिखाता है तो बकस दिया सलाइयों से भरा होता है। इसे कितनी ही बार खाली और भरा दिखाया जाता है। दिया सलाई की डिब्बी के ऊपर जो तस्वीर हो उसी प्रकार की एक और डिब्बी लेकर उसकी तस्वीर पानी में भिगोकर उतार लेते हैं और उसे पहली डिब्बी की पीठ पर चिपका देते हैं। दोनों ओर से वह तस्वीरदार बन जाती है। अब भीतर की 2 दराज निकालकर उसकी पीठ पर सरेस के सहारे बराबर बराबर एक लाइन में दिया सलाइयां चिपका देते हैं। खेल दिखाते समय पहले खाली दराज दिखाते हैं, फिर फूंक मारने के बहाने उसे उलट देते हैं। दूसरी ओर दराज की पीठ पर चिपकी हुई दिया सलाइयां दिखाई जाती हैं। इधर से डिब्बी भरी हुई मालूम होती है। दोनों तस्वीरें चिपके रहने के कारण उलटने का भेद प्रकट नहीं हो पाता। 39वां, एक पोली नली में चौड़ाई की ओर आर पार छेद करके एक लंबा डोरा डाल देते हैं। डोरे को एक ओर खींचने पर वह लाल रंग का होता है, दूसरी ओर खींचने पर वह हरा हो जाता है। पोली लकड़ी के एक सिरे पर ठीक सीध में 2 छेद किए जाते हैं। दूसरे सिरे में एक पतली लोहे की पिन या चोबा ठोक देते हैं। एक सिरे के छेद से पिन तक जितनी लंबाई है उससे दूना डोरा लिया जा सकता है। इसे आधा एक रंग का और आधा दूसरे रंग का रंग देते हैं। अब डोरे को एक ओर के छेद में पिरोकर नीचे पिन की तरफ ले जाते हैं और फिर पिन की दूसरी ओर से मोड़कर वापस लाते हैं और दूसरी तरफ के छेद में होकर पार निकाल देते हैं। देखने वाले समझते हैं कि डोरे को एक उंगली की नली ही पार करनी पड़ रही है, पर वास्तव में वह नली की लंबाई का दूना चक्कर पार करके तब दूसरे छेद में पहुंचता है। इस लंबे फासले में ही डोरे का एक रंग ढक जाता है और पहले से ढका हुआ दूसरा रंग निकल आता है। 40वां, एक कांच की बोतल के पेंदे में
छेद करके उसमें पानी भरकर कार्क बंद कर दीजिए। पानी कहीं एक बूंद भी ना फैलेगा। आज्ञा देते ही पेंदे के छेद में से पानी की धार निकलने लगेगी, फिर आज्ञा देने पर बंद हो जाएगी। आज्ञा अनुसार बार बार पानी चलता और बंद होता जाता है। उस बोतल में 2 छेद कराए जाते हैं, एक पेंदे में, दूसरा गर्दन पर। बोतल में पानी भर देने के बाद कार्क बंद कर दिया जाता है। हाथ में बोतल को पकड़कर गर्दन वाले छेद को जब तक उंगली से बंद किए रहते हैं, तब तक पेंदे के छेद में पानी नहीं निकलता। उंगली हटाते ही धार गिरने लगती है। इसके आगे के तरीके अगले स्वाध्याय में पढ़ेंगे। आज का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।